हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पॉलिटी की सीरीज़ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमने एक बड़ा अनोखा सा टॉपिक लिया है, एक नया सा टॉपिक लिया है। लेकिन अभी क्योंकि यूपीपीसीएस 2024 का मेंस लगा हुआ है और ऐसे में मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना होती है, इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित लिया है। हालांकि मौलिक कर्तव्य के ज़्यादातर सवाल तो प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के भी यहाँ अच्छे सवाल बन सकते हैं। जैसे जो भी मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों को सौंपे गए हैं या प्रवर्तनीय नहीं है या अपरिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय इसको लागू भी नहीं कराता और इनका पालन न करने पर हमें दंडित भी नहीं किया जाता, तो सवाल ये उठता है, क्या इन मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए? क्या इस मौलिक कर्तव्य को सफल बनाने के लिए या इसका क्रियान्वयन के लिए किसी समिति ने इसके संबंध में कोई सिफारिश की? तो इसके लिए दोनों प्रयास किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए सरकारी प्रयास भी समय के साथ किए गए और मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन करने के लिए 1999 में एक जीएस वर्मा समिति बनी थी और जीएस वर्मा समिति ने भी अपनी कुछ सिफारिशें की थी। वो क्या है सिफारिशें, क्या है सरकारी प्रयास, आइए विस्तार से देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्रयास, निदेशक तत्वों की तरह इसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए। मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए सरकारी प्रयास, मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए सरकारी प्रयास। अगर मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए सरकारी प्रयास की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मौलिक कर्तव्य के तहत कहा गया है कि व्यक्ति का यह कर्तव्य है, व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र ध्वज का आदर करे। वह क्या करे? राष्ट्र ध्वज का आदर करे। लेकिन कई बार देखा है कि राष्ट्र ध्वज की गरिमा को कई बार तार तार किया जाता है, कई बार उसका आदर नहीं हो पाता है। ये देखने को तब मिला जब अभी भारत में स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया गया, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 75वीं वर्षगांठ के समय हर घर में तिरंगा लगा, पूरे चौराहे चौराहे पर जुलूस निकाले गए, डीजे के साथ तिरंगे निकले। मैं तो प्रयागराज में ही था, 1993 से प्रयागराज में हूं, लेकिन ऐसा स्वतंत्रता दिवस मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी और नहीं देखा था जैसा स्वतंत्रता दिवस हमने 75वीं वर्षगांठ में प्रयागराज में देखा, और शायद पूरे भारत भर में ऐसा देखा गया। हर घर तिरंगा अभियान की तरह हर घर में तिरंगा लगाया गया। जुलूस के माध्यम से हजारों लाखों तिरंगे सड़क पर लहराते रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे पीड़ा हुई जब दूसरे दिन सुबह मैं क्लास लेने के लिए घर से आ रहा था तो मैंने कूड़ेदानों की गाड़ी में ध्वज को डालते हुए देखा। इतने ध्वज फहराए गए थे कि सड़कों पे ध्वज पड़े हुए थे। सुबह कूड़ेदानों की गाड़ी में ध्वज को डाला जा रहा था, और जबकि हमें कर्तव्य के रूप में सौंपा गया है कि हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें, तो केवल दिखा के फहरा देना ही हमारे लिए सम्मान की बात नहीं है, बल्कि उसी तिरंगे की आन शान के लिए सरहद पर कितने सारे सैनिक अपने जीवन को नछावर कर देते हैं। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती उसका हम पालन करें, उसका आदर करें या सम्मान करें? ये तो मैं एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। ऐसे कई अवसर आते हैं जब राष्ट्रध्वजों का सम्मान नहीं होता है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ होता है। और इसी का पालन करने के लिए, इसी को लागू कराने के लिए संसद ने एक कानून बनाया, ध्वज संहिता कानून 2002। नाम सुना होगा, यूपीपीसीएस में सवाल भी आया है। क्या कानून बनाया गया? ध्वज संहिता कानून। ध्वज संहिता कानून, ध्वज संहिता कानून, ध्वज संहिता कानून 2002 बनाया गया। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए लोगों को बाध्य किया जाए। इसके संबंध में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था, हालांकि वो बहुत दिनों तक प्रभावी नहीं हो पाया। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्देश दिया था। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी
ने भी कुछ निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक निर्देश दिया था कि जितने भी सिनेमा घर के मालिक हैं, आपने पढ़ा भी रहा होगा अखबार में, हालांकि तब कुछ लोग बहुत छोटे रहे होंगे आप लोगों में से, 2016 में निर्देश दिया था कि जितने भी सिनेमा घर हैं, जितने भी सिनेमा घर हैं, सिनेमा घरों में जब मूवी स्टार्ट होगी, जब पिक्चर स्टार्ट होगा, तो उसके पहले पर्दे पर राष्ट्रध्वज लहराया जाएगा, राष्ट्रगान बजेगा और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वहाँ पर पैर उठा करके तिरंगे के सामने नहीं, खड़े होकर के सावधान की मुद्रा में हमें उस राष्ट्रगान को साथ गाना है और तिरंगे का सम्मान करना है। ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हालांकि व्यवहारिक रूप से बहुत पालन तो नहीं हो पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रयास किया था, जो इस बात का प्रतीक है कि मौलिक कर्तव्यों को सफल बनाने के लिए न्यायपालिका भी प्रयास इसका करती रहती है। फिर उसके बाद आगे चल करके फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों के तहत ये कहा गया है कि सभी लोगों में समरसता की भावना लाई जाए। क्या लाया जाए? सभी लोगों में समरसता की भावना लाई जाए। सभी लोगों में समरसता की भावना लाई जाए, भाईचारे की भावना लाई जाए, भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाए, बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए, बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए। किसका? बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए। ये सब कर्तव्य हमें सौंपे गए हैं और इन कर्तव्यों को सफल बनाने के लिए आगे चलकर संसद ने नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया? ये ध्यान रखिएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1951 बनाया। नागरिक अधिकार, ये पहले से लागू था, ये अधिनियम पहले से लागू था। नागरिक अधिकार अधिनियम 1951 है, जो आपस में भाईचारे को बढ़ाने पर बल देता है। इतना ही नहीं, संसद के द्वारा एक बहुत पहले से कानून बना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कौन सा कानून बना है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से क्या कहा गया है? इसके माध्यम से कहा गया है किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा, सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा जाति के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर या किसी अन्य धार्मिक आधार पर नफरत फैलाकर, अन्य धार्मिक आधार पर नफरत फैलाकर यदि वोट मांगा जाता है, क्या किया जाता है? यदि वोट मांगा जाता है तो इस प्रकार संलिप्त पाए गए किसी भी प्रत्याशी के संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार से किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ताकि समाज में समरसता की भावना बढ़े, भाईचारे की भावना बढ़े, बंधुत्व की भावना बढ़े, आपस में धर्म के नाम पर कोई नफरत न फैलाए, नस्ल के नाम पर कोई नफरत न फैलाए, धर्म के नाम पर कोई नफरत न फैलाए। अगर इस तरीके से नफरत फैलाकर हमारी बंधुता को तार करके अगर कोई वोट मांगने का प्रयास करता है, तो ऐसे किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा। ऐसा प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो इस बात का प्रतीक है कहीं ना कहीं ये मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? जो इस बात का प्रतीक है, जो कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, इन सब के अलावा
जिस प्रकार से निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए वो सारे पर्यावरण के कानून काम आए, वैसे वो पर्यावरण के कानून यहाँ मौलिक कर्तव्यों के भी लिए काम आते हैं। क्योंकि हमें 48 का में राज्यों के तहत भी यह निर्देश दिया गया है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। हमें 51 का के तहत भी कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। क्या करें? पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण का संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव बनाए रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव बनाए रखें। दया का भाव बनाए रखें। दया का भाव बनाए रखें। ये कर्तव्य हमें सौंपा गया कि नहीं? ये कर्तव्य सौंपा गया है और इन्हीं पर्यावरणों के संरक्षण के लिए वो कानून भी काम आता है जो मैंने आपको निदेशक तत्व में भी बताया था। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन अधिनियम 1980 याद हो गया होगा अब तो आप लोगों को। वन अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सारे जो कानून हैं ये भी कहीं न कहीं मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने में, उसे लागू कराने में काम करते हैं। इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य भले ही परिवर्तनीय नहीं है, मौलिक कर्तव्यों की भले ही न्यायालय सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इतना महत्व मौलिक कर्तव्यों का जरूर रखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ कानून के माध्यम से इसे लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है और समय समय पर न्यायालय भी इसके लिए निर्देश देता है। अतः मौलिक कर्तव्य निरर्थक घोषणाएं मात्र नहीं है। और इतना ही नहीं, एक समिति भी बनाई गई और एक समिति के माध्यम से भी इसे लागू कराने का प्रयास किया गया, इसे सफल बनाने का प्रयास किया गया। और इसके लिए एक JS वर्मा समिति, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब मैं आपको अगली हेडिंग बताता हूं, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय। मौलिक कर्तव्यों के प्रभावी बनाने के उपाय। मौलिक कर्तव्य को लागू कराने की या मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए JS वर्मा समिति की सिफारिशें। JS वर्मा समिति की सिफारिशें। JS वर्मा समिति की सिफारिशें। ध्यान रखिएगा, एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे JS वर्मा, जिनका नाम था। एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे, जिनका नाम था JS वर्मा। और ये JS वर्मा समिति जो है 1999 में बनाई गई। 1999 में बनाई गई थी और UPPCS प्री में ये सवाल पूछा गया है। UPPCS प्री में ये सवाल पूछा गया है कि JS वर्मा समिति का गठन कब हुआ था। तो JS वर्मा समिति का गठन जो हुआ था, जो JS वर्मा समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? JS वर्मा समिति का जो गठन किया गया था वह गठन, हाँ मैंने 51 लिख दिया क्या भाई? JS वर्मा समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? नागरिकता अधिनियम कहाँ लिखा मैंने? अच्छा, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955 है। ये कब है? 1955।
तो जेएस वर्मा समिति जो बनी थी, जेएस वर्मा समिति जो बनी थी वह कब बनी थी? वह बनी थी 1999 में, 1999 में बनी थी। और इसी जेएस वर्मा समिति ने अपने कुछ सुझाव दिए कि आखिरकार मौलिक कर्तव्यों को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों को धरातल पर कैसे लागू कराया जा सकता है, क्या इसके लिए किया जाए। उन्होंने सबसे पहली बात बताई, यदि मौलिक कर्तव्यों को सफल बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 3 जनवरी को क्या मनाया जाना चाहिए? मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। सवाल उठता है, ये मौलिक कर्तव्य दिवस 3 जनवरी को मनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को तिथि के रूप में प्रत्येक वर्ष मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हम योगा दिवस मनाते हैं, हम एड्स दिवस मनाते हैं, हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, हम खेल दिवस मनाते हैं, हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, हम जल दिवस मनाते हैं, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हम साक्षरता दिवस मनाते हैं, हम आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। तो सभी महिलाओं और बहनों को भी हमारी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद और सम्मान, कि आप लोगों की स्वतंत्रता, सम्मान, गरिमा ऐसे ही बनी रहे। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप सबकी गरिमा, सम्मान को बनाए रहें और ऐसी सभी उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अभी कल पढ़ा भी हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य में। तो आखिरकार मौलिक कर्तव्य दिवस क्यों न मनाया जाए? मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाएगा क्योंकि दिवसों को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दिवसों को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दिवसों को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है ताकि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े कि भैया पर्यावरण का संरक्षण करो, बगैर पर्यावरण के जीवन बर्बाद हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचोगे। पृथ्वी का संरक्षण करो, पृथ्वी ही नहीं रहेगी, रहोगे कहाँ। जल का संरक्षण करो, जल को बचाओ, सीमित प्रयोग करो, अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो जाएगा। मतों का प्रयोग करो, लोकतांत्रिक देश है, अपने मतों के माध्यम से ही सरकारों का चुनाव करो, अधिक से अधिक लोग वोट दो। मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी जो दिवस मनाया जाता है उसके संबंध में लोगों को जागरूक किया जाता है, उसके लिए कैंपेन चलते हैं, उसके लिए प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए लोग भाषण देते हैं, उसके संबंध में कविताएं सुनाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो उसी प्रकार से जेएस वर्मा समिति ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। और इन्होंने दूसरा बात क्या कहा? उन्होंने कहा विद्यालय के पाठ्यक्रम में दूसरी बात इन्होंने कहा, विद्यालय के पाठ्यक्रम में तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों के जो प्राथमिक शिक्षक हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी, ट्रेनिंग में भी, प्रशिक्षण में भी मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पाठ्यक्रम में लोगों को मौलिक कर्तव्य सीखने का, जानने का, अपने कर्तव्य को समझने का अवसर मिले। और जब टीचर नहीं सीखेगा, टीचर पहली बार मूल्यवान नहीं होगा, टीचर गुणवान नहीं होगा, तो बच्चों को सिखाएगा कैसे? इसलिए प्राथमिक शिक्षक जो बनाए जाते हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी मौलिक कर्तव्यों को क्या किया जाए? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए। ये मेंस पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए, ये प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कहा गया जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में, सरकारी बोर्डों पर, जितने भी सरकारी बोर्ड हों, सरकारी बोर्डों पर, सरकारी स्थानों पर मौलिक कर्तव्य को
की सूची को लगाई जाए। क्या किया जाए? मौलिक कर्तव्य की इसको शामिल किया जाए। क्या? मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्य के को क्या किया जाए? इनके स्थानों पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाए। मौलिक कर्तव्य को प्रस्तुत किया जाए। मौलिक कर्तव्य को प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? मौलिक कर्तव्य को प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोगों को इससे से अधिक परिचित होने का अवसर मिले। ताकि लोगों को इससे अधिक से अधिक परिचित होने का अवसर मिले। अधिक से अधिक परिचित होने का, अधिक से अधिक परिचित होने का क्या मिले? परिचित होने का अवसर मिल सके, अवसर मिल सके। लेकिन विडंबना हमारे देश की, सरकारी बोर्डों पर, बड़े बड़े सार्वजनिक स्थानों पर, स्टेशन के सामने, बस अड्डे के सामने, वहाँ दिखाई देते हैं हमें अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, और वहाँ हमें बोर्ड दिखाई देता है दाने दाने में केसर का स्वाद। मैं यूं ही रजनीगंधा नहीं बन जाता। ये बोर्ड बच्चों को देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए वो दाने दाने में केसर का स्वाद चख रहे हैं। अगर उनको मौलिक कर्तव्यों की सूची दिखाई देती तो उनको मौलिक कर्तव्यों से अधिक परिचित होने का अवसर मिलता, तो शायद वो मौलिक कर्तव्यों का पालन कर पाते। लेकिन विडंबना इस देश की, विडंबना यहाँ के लोगों की, विडंबना उस बॉलीवुड के स्टारों की, इनकी मूवियों को देख देख कर इतने सारे पैसे इनको कमाने का अवसर दिया इन भारत के लोगों ने, उनको अपना आइडियल माना, उनका अपना आदर्श माना, उनके जैसे खड़ा होने का प्रयास करते हैं, उनके जैसे पहनने का प्रयास करते हैं, उनके जैसे चलने का प्रयास करते हैं, वो जो करते हैं वो सब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे केवल दाने दाने में केसर का स्वाद कह देने से न जाने कितने युवाओं की जिंदगी बेकार हो जाएगी। बोलो जुबा केसरी। देखिए सोनू यादव कह रही है बोलो जुबा केसरी। ऐसे प्रचार किए जा रहे हैं बॉलीवुड के स्टारों के द्वारा। कितनी दुख की बात है। कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में हो, बहुत दर्द में हो, बहुत कर्ज में हो, बहुत आर्थिक संकट में हो, तब मान लीजिए ऐसे अनैतिक कार्य के लिए, प्रचार के लिए कुछ पैसा मिले, आदमी कर दे, तो एक बार कुछ समझ में आता है। लेकिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, उसके बावजूद भी ये करने से पहले एक बार नहीं सोचा कि हम दाने दाने में केसर का स्वाद अगर बताएंगे, बोलो जुबा केसरी के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? जो हमें फॉलो करती है, जो हमारे जैसा बनना चाहती है, जो हमारे जैसा करना चाहती है, वो कहाँ जाएगी? तो ऐसा जीवन में कभी नहीं करना है। ये संदेश मेरा भी आपके लिए है। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाइएगा, कितनी भी सफलता और कामयाबियां हासिल कर लीजिएगा, जीवन में ऐसा कुछ ना करिएगा जिससे उसका प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ियों पर पड़े। और यही जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। शिक्षक को हर अपनी अदा देखनी होती है कि हम टाइम से कक्षा में आते हैं या नहीं हैं, हम टाइम से कक्षा में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने में हम पूरा एफर्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। क्योंकि हमारी एक अदा से यही बच्चा सीखता है, वो हमें फॉलो करता है, वो हमारे जैसा बनना चाहता है। तो कम से कम हमारे अंदर कोई लापरवाहियाँ हो तो कम से कम हम अपने लिए नहीं, उन विद्यार्थियों के लिए न करें, ताकि हमारे किसी गतिविधि का, हमारी किसी सोच का, हमारी किसी विचारधारा का गलत प्रभाव इन बच्चों पर न पड़े। अगर वो अच्छा बनना चाहते हैं, हमारे जैसा करना चाहते हैं, तो कम से कम हमारे से उनको एक अच्छी सीख मिले, कोई बुरी सीख न मिले। क्या ये जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की है? ये जिम्मेदारी उन क्रिकेटरों की नहीं है, उन बॉलीवुड के स्टारों की नहीं है, उन लोकप्रिय लोगों की नहीं है जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं? उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है। इस बात के लिए सैल्यूट करूंगा मैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने रमेश तेंदुलकर जी ने समझाया था कि बेटा कितना भी पैसा कमा लेना, कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे समाज में गलत संदेश जाए। आपको मैं एक शराब का ब्रांड बताता हूँ जिसका नाम है ओल्ड मंक। उस ओल्ड मंक के शराब के ऐड के लिए सचिन तेंदुलकर को 2008-9 में 10 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही थी। केवल पीना नहीं था, केवल ओठों से लगाना था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ठुकरा दिया और बाद में उसी समय नया नया कैरियर चल रहा था महेंद्र सिंह धोनी का, और धोनी ने उस प्रचार को फिर बाद में किया था। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। आपने तो केवल ओठों से लगाया। न जाने कितने लोग सचिन के लिए ऐसे फैन फॉलोइंग पागल है कि उनके जैसा जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, वही करना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रचार कराया जाता है बड़े लोगों से कि बड़े लोग क्या पहनते हैं, कौन सी कंपनी पहन रहे हैं, वैन हुसैन पहन रहे हैं, एलपी पहन रहे हैं, मुफ्ती पहन रहे हैं, ब्लैकबेरी पहन रहे हैं, कि एलन सोनी पहन रहे हैं, वही हम भी पहने। कि सर ऐसा पहने थे, हीरो ऐसे पहने थे। तो कम से कम उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है
बड़ी आलोचना मैं इनकी मतलब बहुत उनकी आलोचना करूँगा, जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं जो आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ऐसे प्रचारों को ठुकरा देना चाहिए, ऐसे किसी भी प्रचार को नहीं करना चाहिए। और जीएस वर्मा समिति क्या कह रही है? जीएस वर्मा समिति कह रही है जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जितने भी सरकारी बोर्ड हैं, जितने भी सरकारी स्थान हैं, उन पर मौलिक कर्तव्यों की सूची लगाइए ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे। अरे ये क्या लिखा है भैया, ऐसी प्रथाओं का त्याग करो जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। अच्छा सही है, करना चाहिए। देश की रक्षा करो, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार हो। सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। कंपोजिट कल्चर का संरक्षण करें। मानव सामान भातृत्व की भावना का विकास करें। जब ये पढ़ेंगे तो ये भावना आपके दिमाग में आएगी। युवा केसरी पढ़ेंगे तो युवा केसरी की भावना आपके दिमाग में आएगी। जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। तो सबसे पहले ये तय करना हम देखते क्या है। जो देखेंगे वही सोचेंगे, जो सोचेंगे वही करेंगे। और ऐसा बहुत कुछ आप देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, वो आपकी सोच को बाधित करती है। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इसलिए कोशिश करिए अपने मन को अभी पवित्र रखिए। अभी जिस उम्र में आप जी रहे हैं, अपने मन में विषय को सोचिए, अपने कैरियर को सोचिए, अपने अध्ययन को सोचिए, अपने पाठ्यक्रम को सोचिए। यह जीवन में आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, ये जीएस वर्मा समिति की सिफारिश थी। इसके अलावा जीएस वर्मा समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि जीएस वर्मा समिति की सिफारिशों में यह भी कहा गया था कि मीडिया को चाहिए ऐसे कार्यक्रमों और संदेशों का प्रस्तुतिकरण करे। मीडिया को चाहिए ऐसे कार्यक्रम या प्रसारण प्रस्तुत करे जिससे मौलिक कर्तव्य की चेतना का विकास हो, जिससे फंडामेंटल ड्यूटी की चेतना का विकास हो। लेकिन आज मीडिया भी ऐसी तस्वीरों को अधिक दिखाएगी जिससे भाईचारे की भावना कम हो, जिससे धार्मिक सौहार्द कम हो। आज सुबह से मैं देख रहा हूं संबल के एक डीएसपी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दो धर्मों के बीच में खाई को बढ़ाने वाले बहुत सारे वक्तव्य दिखाई दे रहे हैं कि होली ऐसे खेला जाएगा, जुमे की नमाज ऐसी पढ़ी जाएगी, जिसको पढ़ना है वो बाहर ना निकले, जिसको बाहर निकलना है उसको रंग से परहेज नहीं करना चाहेगा। तो भारत तो आप गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। भारत में तो सभी धर्मों के लोग वैसे ही मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। हमें ऐसी तस्वीरों को बाहर दिखाना चाहिए, हमें ऐसी तस्वीरों को ज़्यादा दिखाना चाहिए जिससे आपसी भाईचारे को ज़्यादा बढ़े। हमें उस तस्वीरों को अधिक से अधिक वायरल करने की ज़रूरत थी मीडिया कर्मियों को, जहां पर महाकुंभ के समय में मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे, जहां मुसलमानों के द्वारा लोगों को पानी पिलाए जा रहे थे, उनको खाने के लिए सामान दिए जा रहे थे, बैठने के लिए चटाई और बिस्तर दिए जा रहे थे। ऐसी तस्वीरों को दिखाया जाए, ऐसी तस्वीरों को दिखाई जाए जहां हज यात्रा के समय रास्ते में हिंदू भाइयों के द्वारा, हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा जगह जगह भंडारा किया जाता ताकि उनको खाने में कोई दुश्वारियां ना हो, खाने में कोई दिक्कत ना हो। हमें ऐसी तस्वीरों को दिखाना चाहिए कि जब मुहर्रम का समय जुलूस निकलने की बारी आती है तो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उतनी ही शिद्दत और उतनी ही ईमान के साथ उसमें भागीदारी लेते हैं। इससे हमारा धार्मिक सौहार्द बढ़ेगा, इससे हमारी समरसता बढ़ेगी, इससे हमारी भाईचारे की भावना बढ़ेगी, इससे बंधुत्व की भावना का विकास होगा। हम ऐसे संदेशों को क्यों अधिक से अधिक दिखाते हैं जिससे हमारी धार्मिक सौहार्द कमजोर होता है, जिससे हमारी समरसता कमजोर होती है, जिससे हमारी भाईचारे की भावना कमजोर होती है। अगर ऐसा करेंगे तो देश निसंदेह रूप से भविष्य में संघर्ष करेगा। और भारत बहुत खूबसूरत देश है, बहुत विविधता वाला देश है, यह अनेकता में एकता के लक्ष्य को साधने वाला देश है, ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। और हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है इस तहजीब को, इस अनूठी संस्कृति को, इस वैविध्यपूर्ण देश के भीतर हम आपसी सामंजस्य को बनाए रखें, हम अपने भाईचारे को बनाए रखें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहें। मिलजुल के रहे तो हम 200 सालों की हुकूमत को भी पछाड़ के पीछे कर दिए। तो आज तो आज़ाद भारत के बाद अगर हम लोग ऐसे रहेंगे तो निसंदेह रूप से हमारी तरक्की होगी, हमारा विनाश नहीं होगा। लेकिन कुछ राजनेताओं ने, कुछ लोगों ने चंद वोटों के लिए, चंद सत्ता के लिए, कुछ कुर्सी के लिए ये गैप धीरे धीरे बढ़ा दिया, जो कि हमारे देश के लिए उचित नहीं है। यह है मौलिक कर्तव्यों को सफल बनाने का प्रयास जीएस वर्मा की समिति है। आज जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये कोई भी प्रीलिम्स का पॉइंट नहीं था, ये सब मेंस का पॉइंट था।
जब आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों का मूल्यांकन कीजिए, क्या इसे लागू कराया जा सकता है, क्या इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, तब इसे स्पष्ट करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्रयासों को स्पष्ट कीजिए, तब आप ये लिखिएगा। जब ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इसका मूल्यांकन करते हुए या इसे स्पष्ट करते हुए JS वर्मा समिति की सिफारिशों को स्पष्ट करिए, तब ये पॉइंट आप लिखिएगा। समझ में आ गया? मौलिक कर्तव्य आपका समाप्त हो गया। लेकिन अब इसका निष्कर्ष क्या बनेगा? इनको लागू करने के इतने सारे प्रयासों के बीच अब इसका निष्कर्ष क्या बनेगा? क्या कंक्लूजन इसका लिखा जाए? इसका कंक्लूजन क्या लिखा जाए? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यवस्था के भीतर, ये बात मैंने, यही सेम निष्कर्ष मैंने अनुच्छेद 17 में भी बताया था कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। लेकिन इतने सारे कानूनों के बन जाने के बाद भी अस्पृश्यता हमारे समाज में विद्यमान थी। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी व्यवस्था को लागू कराने के लिए कितने भी सरकारी प्रयास क्यों न कर लिया जाए, लेकिन जब तक प्रत्येक व्यक्ति में कर्तव्य बोध की चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून न तो सफल हो सकता है और न ही कोई व्यवस्था समाज में लागू हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए समय समय पर संसद ने कानून बनाए, न्यायालय ने निर्देश दिए, आयोगों ने सिफारिशें की, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी जब तक प्रत्येक व्यक्तियों में अपने कर्तव्य निर्वहन की चेतना का विकास नहीं होगा, कर्तव्य बोध का विकास नहीं होगा, तब तक इन मौलिक कर्तव्यों को सफल नहीं बनाया जा सकता। हमें खुद इस बात का कर्तव्य होना चाहिए कि किसी सामूहिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो हम उसके वहां पर अनावश्यक पानी ना गिराएं, हम उसकी सुरक्षा करें, हम उसका सम्मान करें, हम आपस में भाईचारे की भावना को बनाए रखें। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जब तक कर्तव्य बोध की चेतना प्रत्येक व्यक्ति में खुद नहीं आएगा, तब तक ये सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीजें 140 करोड़ की आबादी के बीच ही लागू होना है, तो इसे हमें और आपको ज्यादा पालन करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कल पढ़ाते वक्त ही कह दिया था कि आज हमारे साथ ये शपथ लीजिए कि ये मौलिक कर्तव्य जो 11 मैंने आपको सिखाए हैं, ये 11 सिर्फ इसलिए नहीं सिखाए हैं कि UPPCS में सवाल आएगा तो सही कर दीजिएगा। हमने इसलिए भी सिखाए हैं कि हमारी और आपकी देश की एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इन मौलिक कर्तव्यों का हम पालन करें, ताकि हम एक अनुशासित व्यक्ति बन पाएं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन पाएं, हम एक नियमित व्यक्ति बन पाएं और देश की रक्षा और देश की सेवा के लिए अपनी भूमिका अदा करें। यह भी एक सेवा है। आप मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, आप संविधान का पालन करते हैं, सामूहिक संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, समाज में सौहार्दपूर्ण भावना बनाए रखते हैं, यही देश की सेवा है। देश की सेवा के लिए इंडिया गेट का पैर नहीं दबाना है, गेटवे ऑफ इंडिया को मालिश नहीं करनी है। देश की सेवा करने के लिए यही काम आपको करना है और देश की सेवा सब करना चाहता है। मैं देश सेवा करना चाहता हूं। कैसे करना चाहते हो देश सेवा? इंडिया गेट का पैर दबाकर, गेटवे ऑफ इंडिया की मालिश कर। ये देश सेवा इन्हीं कार्यों से होगा जो देश के उद्देश्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का पालन करते रहिए, इससे बड़ी देश सेवा कुछ और नहीं है। समझ में आ गया भाई लोग? मौलिक कर्तव्य आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे और पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और मैं आप लोगों से लगातार अपील भी कर रहा हूं कि जो भी वीडियो आप इस तरीके से देखते रहिए, उसका एक नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि उससे संबंधित कोई मुद्दा अगर आपके एग्जाम में आए, तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो सवाल आप कर भी पाएँ। यही इसका उद्देश्य है। तो आप लोग उसको नोट भी करते रहिए और अपने साथियों को इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी लोगों को इससे परिचित होने का अवसर मिले। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। और ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है और होली हंगामा ऑफर में UPPCS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी आपको कब तक, 22 मार्च तक 90% का डिस्काउंट मिल रहा है और 100% का कैशबैक भी है अप टू। और जो उत्कर्ष के पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऑफर केवल 22 मार्च तक ही है। तो चाहे आप UPPCS प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, MCQs बैच, टेस्ट सीरीज, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो सभी बैचेस में ये छूट मिल रही है। बुकशाला में जो आपका कंटेंट है, जितनी भी पुस्तकें हैं, उस
कंटेंट पर भी आपको अभी 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ऑफर केवल 22 मार्च तक ही है, तो इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाइए। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरा सेशन कैसे रहा, और ये आपके लिए जो चलाई गई पॉलिटी की सीरीज, ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब के विद्यार्थियों का भी क्लियर हो सके, क्या इसके माध्यम से आपका लाभ हो रहा है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।